हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। जैसा कि जानते हैं यूपी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन आपको ट्रैकर वन पर कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर पर हैं। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और फर्स्ट के ही पार्ट में एक ऑडियो लेक्चर साथ में जुड़ा हुआ है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे, एक ऑडियो लेक्चर है जो आपको नोट्स बनाने के लिए लेसन फर्स्ट का है। आज हम लोग जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है, जिसको कहते हैं द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य में सबसे पहले हम जान लेते हैं द्रव्य में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। द्रव्य में हम पढ़ेंगे परिचय क्या होता है, द्रव्य का परिचय यानी द्रव्य इन द सेंस पदार्थ मैटर क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे द्रव्यमान क्या है। इसके बाद इसमें भार पढ़ेंगे। भार के बाद द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ेंगे। अवस्था के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्य में होने वाले परिवर्तन क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बाद हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, ये सब पूरे सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इधर अपने लेसन द्रव्य को। तो सबसे पहले जान लेते हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य ब्रह्मांड में उपस्थित वे पदार्थ, ब्रह्मांड में उपस्थित वे पदार्थ या वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो आप ये जान गए, ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका हम ज्ञान अनुभव करते हैं, जिसमें भार होता है, जिसमें आकार होता है, आयतन होता है, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। अब जैसे वायु, तो वायु भी पदार्थ है। ठीक है, गैस, कोई भी गैस है, पदार्थ है। प्लास्टिक कुर्सी भी पदार्थ है, मैटर है, द्रव्य है। डस्टर, ये आपका द्रव्य है। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे सभी किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम लोग द्रव्य के बारे में जान चुके हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। द्रव्य में ही जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? भार, जिसको कहते हैं वेट। वेट क्या होता है? किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, यानी किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्व केंद्र की ओर लगाया जाने वाला बल। यानी जैसे आप खड़े हैं तो आपको पृथ्वी खींच रही है, एक बल लगा रही है, इसी बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ठीक है, अब आप कहीं भी जाते हैं तो अब अगर आप किसी चीज़ को एग्जम्पशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेज, तो हम यहाँ पर मेज का क्या करते हैं? भार देखते हैं। समझ पा रहे हैं? अब बात आती है कि भार को क्या हर जगह एक जैसा होता है? तो भार हर स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। ध्रुवों पर भार कुछ अलग होगा, चंद्रमा पर भार कुछ अलग होगा और आपके विषुवत रेखा पर भार कुछ अलग होगा। भार क्या होता है? भार W बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार को W से डिनोट करते हैं और यहाँ पर देखिए W बराबर आ गया mg। mg क्या हो जाएगा? ये भार हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, इसके बाद बात आती है द्रव्यमान क्या है। इसके बाद बात क्या आती है? द्रव्यमान किसे कहते हैं? मास। ठीक है, ये किसी पदार्थ का अपना भौतिक गुण होता है। किसी पदार्थ का क्या होता है? अपना भौतिक गुण होता है, जिसमें उसका संपूर्ण परिमाण विदित होता है। यानी द्रव्यमान किसी पदार्थ का भौतिक गुण है जिसमें उसका संपूर्ण परिमाण क्या होता है? विदित होता है। द्रव्यमान को हम ये कहते हैं, संहति भी कहते हैं। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? संहति भी कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान जान गए। अब बात आती है द्रव्यमान पे। द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का निश्चित गुण होता है।
द्रव्यमान किसी वस्तु का क्या होता है? निश्चित गुण होता है। यह स्थान, समय, क्रिया अथवा स्वरूप के अनुरूप नहीं बदलता है। यानी अगर आपसे कहा जाए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ये किसी पदार्थ का भौतिक गुण है और एक यह निश्चित गुण है। यह स्थान, समय, क्रिया अथवा उसकी अवस्था के अनुरूप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब अगली बात करते हैं ऊर्जा। इसको कहते हैं इंग्लिश में एनर्जी। ठीक है, अब आप जानते हैं ऊर्जा के एक बेसिक डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आएंगे। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा क्या एक ही? तो ऊर्जा जो होती है कार्य करने की क्षमता होती है। इस पर एक समीकरण मिलता है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के जो प्रतिपादक थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ठीक है, अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि हम किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत फेमस फार्मूला है, E बराबर m/c², जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश की क्या है? चाल, जिसका मान निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर किसी पिंड को इतनी गति प्रदान कर दी जाए तो आइंस्टीन के अनुसार वह कण ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप इस डस्टर को प्रकाश की चाल से अगर फेंक दें तो यह ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। ये आइंस्टीन का मानना था और इस पर आजकल जो न्यूक्लियर रिसर्च होते हैं या आप देख पा रहे हैं जो सूर्य में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें पार्ट है वो हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्था। तो द्रव्य की अवस्था पर जो चर्चा कर रहे थे वो आप देखे थे द्रव्य की 3 अवस्था के बारे में। 3 अवस्था के बारे में आपने देखा था, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस यानी सॉलिड। यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे आपकी लकड़ी की मेज, लकड़ी का गुटका इत्यादि कैसी अवस्था में है? ठोस, यानी आकार निश्चित और आयतन निश्चित। आकार निश्चित व आयतन निश्चित। इसके बाद बात आती है अगला पार्ट द्रव। इसमें एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, जैसे लोहे की हथौड़ी, लकड़ी का गुटका, ये आपके सॉलिड के एग्जांपल हैं। इसके बाद बात आती है द्रव की, जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। लिक्विड क्या होता है? जिसका आकार निश्चित नहीं होता, आकार अनिश्चित, पर आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। ठीक, इसमें जो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे पानी, तेल, ग्लिसरीन, ये आपके द्रव के उदाहरण हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है गैस का।
यह द्रव की तीसरी अवस्था होती है, जो पुरानी जानकारी के अनुसार या आधुनिक जानकारी के अनुसार इसको हम अंतिम अवस्था मानते हैं, लेकिन अभी जो दो अवस्थाएं और ऐड की गई हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, वह अवस्था प्रकृति में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति में बहुत आसानी से उपलब्ध है। गैस क्या होता है, इसका आकार भी अनिश्चित होता है, वह आयतन भी अनिश्चित होता है। तो अब आपने देखा, अब इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे आप वायु के देखते हैं, वायु जो इस समय प्रेजेंट है इस कमरे में। और एक यहाँ पे आपको सवाल में एक चीज़ और बता दें, वायु क्या है, कई गैसों का मिश्रण है। इसके बाद आप देखते हैं धुआं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपके किस फेज के हैं, गैसियस फेज के हैं, गैसियस फेज के हैं। अब इसके आगे अगले पार्ट में चलते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन। द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण जो है उसमें ऊर्जा। ये ऊर्जा कहाँ से प्रदान की जाती है, ये ऊर्जा उसको ऊष्मा के द्वारा प्रदान की जाती है। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ऊष्मा प्रदान करने का अभिप्राय उसको ऊर्जा दिया जाता है। अब पदार्थ क्या होता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करने लगता है। अब अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, ठोस को गर्म किया गया, ठोस को क्या किया गया, गर्म किया गया, तो गर्म करने के बाद एक निश्चित समय के बाद वो द्रव में बदलेगा, और द्रव के एक निश्चित समय के बाद फिर वह किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अर्थात किसी पदार्थ में क्या हो जाए, अगर आपने ऊष्मा दिया तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन करेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर उस पदार्थ से वो दी गई ऊर्जा अगर ले ली जाए, यानी अब उसको ठंडा किया जाए, तो अब उसकी अवस्था परिवर्तन क्या होगा, बैक साइड। यानी अब गैस, अगर मान लीजिए गैस को आप ठंडा करते हैं, तो गैस को ठंडा करेंगे तो किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, और द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस बदल जाएगा। यही सेम कंडीशन आप बर्फ़ के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पानी में, पानी को गर्म करते हैं गैस में, लेकिन गैस को ठंडी करें, नहीं वाष्प को ठंडी करें तो द्रव, और फिर उस द्रव को फिर ठंडा करें रेफ्रिजरेटर में तो वह बर्फ़ में बदल जाता है। यानी अवस्था परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऊष्मा है। यानी ऊष्मा से अर्थ किसका है, ऊर्जा है। यानी अवस्था परिवर्तन के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है, ऊर्जा है। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो आपको बताना है वो दो चीज़ें बतानी है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है, नहीं तो खोल दे रहे हैं, रुक जाओ बस थोड़ा सा कंप्लीट। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसे एक शब्द में अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो लेटेंट हीट कह सकते हैं। गुप्त ऊष्मा होती क्या है, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अब इसमें दो प्रकार है, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी ठोस पदार्थ को किसके लिए आवश्यक होती है, गलाने के लिए, पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम गलन की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, यानी किसी द्रव को वाष्प के रूप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब आप जान लीजिए किसी बर्फ के लिए जो गलन की गुप्त ऊष्मा है वो 80 किलो कैलोरी पर केजी होता है, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पानी के लिए 540 किलो कैलोरी पर केजी होता है। ये आपको सवाल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फार्मूले में रखना पड़ेगा मान, इसलिए हमने इन दोनों को बता दिया है। ये बर्फ़ के लिए है और ये पानी के लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और सारी चीज़ों पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसमें जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको अगले लेक्चर में हम बताएंगे।
धन्यवाद, बने रहिए।